आप गवर्नमेंट के भरोसे नहीं रह सकते हो कि वो आपको सपोर्ट करेंगे इन अ कंट्री लाइक इंडिया। मैं 1 करोड़ रुपया कमाता हूँ ना, तो सेस के और सबके साथ में 35 से 40 लाख रुपए मुझे गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं एज इनकम टैक्स। इतना सारा टैक्स भरने के बाद भी मुझे मिल क्या रहा है? खड्डों में सड़कें, सड़कों में खड्डे। Because we were 11th when the new government came in 2014. वन इज दैट हम अच्छा कर रहे हैं, हमारे दूसरे जो पड़ोसी हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। Okay. हम अच्छा कर रहे हैं, ये भी 2 रीजंस की वजह से कर रहे हैं। सो गाइज आज के जो गेस्ट है वो बहुत ही स्पेशल है और द थिंग इज जो आज का टॉपिक है वो मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है। वो है स्टार्टअप, बिजनेस ग्रोथ, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंस इकोनॉमी, फाइनेंस के बारे में सारे सीक्रेट्स आज मालूम पड़ेंगे। So we are having Rahul Jain. Hello Rahul Jain, thank you coming for the podcast. Thanks Rai, for having me. Yeah. So the first thing is, tell me your experiences. How did you start your content creation? How you started that finance talks? And recently I saw some videos of your 75 days का जो आपने challenge किया है। 75 days में आप अलग-अलग startups के बारे में बात कर रहे हो। Right. Yeah. So tell me about that. So my journey, after I completed my graduation, सब लोगों की तरह I had this in my mind कि खुद का कुछ करते हैं। बट देन आई रियलाइज कि जितना कहना आसान है उतना करना डिफिकल्ट है। सो कुछ एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। सो आई स्टार्टेड माई जॉब। आई डिड जॉब इन वन ऑफ द स्टार्टअप्स, अर्बन कंपनी जो भी हम देख रहे हैं। ये पहले अर्बन क्लैब थी, इसका एक कॉम्पिटिटर था। तो आई वॉज वन ऑफ द इनिशियल एम्प्लॉयज इन दैट कंपनी। इट वॉज कॉल्ड जिम्बर। तो तब आई जॉइंड एज द थर्ड एम्प्लॉय and when I left the company it was 300 employee. Okay. तो उस 3 से 300 की जर्नी में हमने सब कुछ देखा। So वो जो सारा एक्सपीरियंस था that helped me to start content creation. I was very early in this. I started my first YouTube channel in 2016. Okay. और तब हमने अराउंड 1 साल में कुछ 15,000 फॉलोवर्स हो गए थे ऑन फाइनेंस। और तब तो कोई बात ही नहीं करता था फाइनेंस पे। मतलब समझ लो यूट्यूब पे लोग सिर्फ गाने सुनने आते थे और मूवी के ट्रेलर्स देखने आते थे। दैट्स इट। दिस इज 2015। बट तब फिर हमने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया और फिर बीच में किसी कारण से बंद कर दिया। बट नाउ वी आर अगेन बैक एंड दिस टाइम ऑन इंस्टाग्राम। विद रिस्पेक्ट टू द चैलेंज दैट यू आर टॉकिंग, सो एक बहुत व्हेन आई स्पोक टू लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स दोज़ हू आर इन द रेंज ऑफ 100K to 5 million, तो मैंने उन सबसे पूछा एक क्या चीज़ है जो आप नॉन नेगोशिएबल है, मतलब ये तो करना ही पड़ेगा अगर आप या फिर अगर आपने ये कर लिया तो आप बहुत अच्छे क्रिएटर बन जाओगे। सो दे सेड कि कंसिस्टेंसी, सारा खेल कंसिस्टेंसी का है। इफ यू आर एबल टू डू दिस राइट, इट डजंट मैटर कि आप बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हो, लेकिन अगर आपने साल में 4 ही बनाए डजंट मैटर। बट अगर आप एवरेज क्रिएटर हो, बट अगर आप पूरे साल भर कंसिस्टेंटली करते हो, देन यू वुड मेक अ मार्क इन दिस इंडस्ट्री। तब मैंने लोगों से पूछा करके यार कंसिस्टेंसी करने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ये है कि तुम खुद ही सबसे बड़ा चैलेंज हो कि तुम खुद को ही कंसिस्टेंट नहीं रहने देते हो। बिकॉज यू वुड फील कि यार चलेगा कि नहीं, लोग देखेंगे कि नहीं, कितने व्यूज आएंगे इसके ऊपर, डाला कुछ हुआ ही नहीं। तो ऑल दिस थिंग वुड हैपन। वही मेरे साथ भी हो रहा था। सो एक ऐसा टाइम आ गया था जहाँ पे देयर वाज नो मोटिवेशन लेफ्ट। तो मैंने कहा देखो या तो बंद कर देंगे, लेकिन बंद करने से पहले तब ये 75 हार्ड चैलेंज बहुत चल रहा था, विच इज लाइक 3 months from now. Well, अपन भी सेम चैलेंज करते हैं, but it's going to be only about posting 1 reel a day. And funda is very simple, no nonsense, only business content, 75 days in a row. Touch wood, अभी तक it has been 55 days, almost 55, और हमारे पास 20 दिन का content है, तो हम 75 हार्ड तो कर लेंगे somehow. But I myself changed a lot in this entire journey. तो मैं जब शुरू किया था तब बहुत डाउट्स थे, और अब ऐसा लग रहा है करके दिस इज अ चैलेंज दैट आई कुड ओवरकम। तो द सेम थिंग आई विल से ना, कंसिस्टेंसी के बारे में आपने जो बताया, कंसिस्टेंसी मेरे लिए भी मेरे कंटेंट जर्नी में ना एक की रोल निभाता है। क्योंकि मैं भी पिछले 2 साल से कंटेंट बना रहा हूँ। बहुत अप्स एंड डाउन्स, कोई लाइक्स नहीं, कोई रीच नहीं, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, अरे क्या मतलब बना के, क्या क्यों बना रहा है। सो स्टार्ट में कंटेंट का जो क्वालिटी था नहीं अच्छा था,
कभी कभी कुछ इंफॉर्मेशन भी शायद ऊपर नीचे थी, पर धीरे धीरे जो इम्प्रूवमेंट आई है मेरे भी इसमें कंसिस्टेंसी, तो दैट इज़ द थिंग मैंने भी अपने इसमें फोकस किया। अभी लास्ट टू ईयर्स बोलो तो इतना 600 के ऊपर वीडियोस हो गए। सो आई एम लविंग टू लर्न, वहाँ पे इतना नया नया कुछ सीखने मिला। दिस इज़ द मेन थिंग, और ये फोकस हमेशा कोई भी कंटेंट क्रिएटर रखेगा ना तो वो बहुत आगे जा सकता है। सो योर 75 के इस जर्नी में, हाँ, which is that business or that startup you have spoken about, जो आपको बहुत फैसिनेट कर दिया, उनका स्ट्रैटेजी या उनका कोई ऐसी एक चीज़ जो आपको बोलते हैं हाँ ये बहुत ही अलग है? बहुत सारे हैं, मतलब जो एक्चुअली जो मुझे पसंद आता है वही मैं रील में बनाता हूँ। तो इफ़ यू आस्क मी कि उसमें से क्या पसंद आया, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी, क्योंकि बहुत सिलेक्टेड है। बट स्टिल मुझे लगता है कि जो कंपनीज ने इंडियन कंज्यूमर्स का माइंडसेट डिकोड कर लिया है ना, वो लोग बहुत सक्सेसफुल हो गए। जैसे एग्जाम्पल अभी हमने रिसेंटली इस पे बनाया कि मारुति अपने एड्स में सिर्फ एक ही चीज़ की बात करती है कि कितना देती है, बिकॉज इंडिया इज ए वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट। तो उनको समझ में आ गया करके ये चीज़ चलती है। अब अगर हमने ये फिगर आउट करते हैं हम कैसे भी उस माइलेज के नंबर पे अच्छा पहुंच गए, देन रेस्ट एवरीथिंग पीपल वुड कॉम्प्रोमाइज कि ठीक है मतलब थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी होगा तो संभाल लेंगे। बट इंडिया को अगर तुम्हें डिकोड करना है तो जो भी कंपनीज है, जैसे फॉग है, तो उन्होंने पता कर लिया एकदम बहुत अच्छे से कि इंडिया में लोगों को गैस नहीं चाहिए, उनको चाहिए रियल परफ्यूम, रियल डिओड्रेंट चाहिए। तो उनके जो पूरा लाइन है परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स का, इट इज बिल्ड ओनली ऑन वन एंड साइड कि लोगों को वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए। ऐसा सब मैं बालाजी वेफर्स देख लो, या इवन वेफर कैटेगरी लेज इज द लीडर ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट बालाजी फ्रॉम नोवेयर दे बिल्ड इट। तो कैसे किया उन्होंने? बस यही चीज़ की वैल्यू फॉर मनी। क्योंकि देख के भी लगता है बच्चों को या खरीदने वालों को कि पैकेट बड़ा है, इसमें ज़्यादा वेफर्स आते हैं, इट्स अ नो ब्रेनर। तो ऐसे ब्रांड्स जिन्होंने इंडियन कंज्यूमर, जैसे हल्दीराम है या बहुत सारे हैं, मतलब तो जिसने ये डिकोड कर लिया, मेरे लिए दे आर वेरी फैसिनेटिंग बिजनेसेस। वाओ। सो कमिंग टू अ क्वेश्चन कि देखो इंडिया में आज स्टार्टअप्स के बारे में बहुत बातें चल रही है। लाइक ऐसा बताया जा रहा है या ऐसा दिखाया जा रहा है कि पहले स्टार्टअप से बिजनेस होते ही नहीं थे, पर आजकल इतना स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है स्टार्टअप का। बट सीरियसली वो स्टार्टअप प्रॉफिटेबल है? सब स्टार्टअप्स सच में इंडिया में वो ग्रोथ आ रहा है कि सिर्फ एक मार्केट व्यू या विजन बनाया जा रहा है, बट बैक ऑफ द एंड बहुत सारे जैसे अभी मैं एक एग्जांपल ले लूँ तो बायजूस का, इट इज़ गोइंग इन सच अ बिग लॉस। बट ऐसे मतलब ये तो एक एग्जांपल है, पर हर कंपनी की ऐसी हालत है या एवरीवन इज लाइक ग्रोइंग और इट इज़ रियली गुड? ओके, सो 2-3 थिंग्स यार। वन, जब आपने बोला करके अभी बहुत स्टार्टअप का सुनाई दे रहा है या समझ में आ रहा है, तो स्टार्टअप से जनरली बिजनेस धंधा है और कुछ नया नहीं है। अभी सिर्फ हम उसको सुनाई ज़्यादा दे रहा है कंपेरेटिवली। तो क्या 20-30 साल 50 साल पहले बिजनेसेस नहीं थे इंडिया में, या 100 साल पहले नहीं थे? पर आज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड बिकॉज ऑफ सो मेनी एंटरप्रेन्योर्स कमिंग आउट एंड बीइंग वोकल कि हम धंधा बना रहे हैं, हम बिजनेस बना रहे हैं, शार्क टैंक आ गया, तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे हमारे जैसे क्रिएटर्स है जो बहुत सारी बातें कर रहे हैं, तो अभी बातें ज़्यादा सुनाई दे रही हैं, इसीलिए यू फील कि स्टार्टअप बहुत ज़्यादा चल रहा है। बट क्या किसी ने 50 साल पहले एशियन पेंट्स नहीं बनाया, 30 साल पहले पिडिलाइट नहीं बनाया, तो फेविकॉल भी इंडिया में बना, हैवेल्स इंडिया में बना, पॉलीकैब इंडिया में बना, तो हज़ारों कंपनियाँ हैं। तो ये सब स्टार्टअप से थी, जिन्होंने स्टार्ट किया वो सब स्टार्टअप थी खुद से। तो अब सिर्फ इनका नाम ज़्यादा सुनाई दे रहा है। अब विद रिस्पेक्ट टू कि प्रॉफिटेबल है नहीं है, चलेंगी नहीं चलेंगी, अगेन सारा खेल बिजनेस मॉडल का है। तो अगर जिनके बिजनेस मॉडल कस्टमर्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उनको कुछ वैल्यू देते हैं, वो लोग पैसा बना लेंगे। सो एग्जाम्पल, आप बायजूस की बात करते हो, आप जीरोधा भी देखो। सो जीरोधा ने कितना बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो उनको पता है कि ट्रेडर को या जो इन्वेस्टर है, आप उसको अच्छा प्रोडक्ट दो, सब कुछ टेक में दो, और उसका पैसा बहुत कम कर दो जो ब्रोकरेज भरता है वो। अगर आप उसका ब्रोकरेज कम कर दोगे, दिस इज सच अ कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट। आप सोच के देखो कि जिसका बिजनेस ही ब्रोकरेज है, वो बोल रहा है कि मैं कस्टमर से कम ब्रोकरेज चार्ज करूंगा। दिस इज सो कॉन्ट्राडिक्टरी कि ऑलरेडी देयर इज सो मेनी ब्रोकरेज हाउसेस इन इंडिया, और बहुत एस्टैब्लिश्ड थे, नॉट नेमिंग इंडिया, बट सब बहुत एस्टैब्लिश्ड थे इंडिया में। अचानक से कहीं एक दो भाई आते हैं और वो ऐसा बोलते हैं कि यार हम लोगों से कम ब्रोकरेज चार्ज करेंगे। अब अगर तुम उनका बिजनेस मॉडल सुनोगे तो तुम बोलोगे कि यार हाउ आर यू थिंकिंग ऑफ कटिंग डाउन ऑन
योर रेवेन्यू। रेवेन्यू। बट उन्होंने बहुत बड़ा गेम सोचा, उन्होंने सोचा कि यार आज इंडिया में 1 करोड़ डीमैट भी नहीं है, इमेजिन ये 25 करोड़ डीमैट हो जाएंगे तब क्या होगा। तब ये जो हम लोगों से जो 10-10 रुपए चार्ज कर रही हैं बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। सो ऐसे भी स्टार्टअप्स है जीरोधा जैसे जिन्होंने एक्चुअल इंडिया में लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व किया है। सो व्हेन आई इन्वेस्ट इन मार्केट एंड ट्रेड, तो मेरे को सबसे ज्यादा कोई चीज चुभती है लॉस के बाद में तो वो ब्रोकरेज है, एंड दीस गाइस सॉल्व्ड इट। तो ऐसी भी कंपनी से जीरोधा, आई मीन बायजूस एक आध एग्जांपल है जिन्होंने ऐसा कुछ कर दिया। बाकी जो लोग सीरियस वैल्यू बनाने के लिए आए हैं उन्होंने इन्वेस्टर्स को भी पैसे बना के दिए हैं, उन्होंने एम्प्लॉयज़ के लिए भी पैसे बना के दिए हैं, खुद भी फाउंडर्स ने अपने लिए पैसे बनाए हैं, एंड ओवरऑल इंडस्ट्री को एक स्टेप आगे लेके गए हैं। सो द यंग पर्सन, जो यूथ है, उसे अगर कोई बिजनेस बनाना है, सो आपकी जो अभी आपने कहा कि एक मेन टैगलाइन है कि आप कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। राइट। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तभी जाके बिजनेस चलेगा। तो सेरोला ने वैसे किया। सो कमिंग टू द थिंग कि जो अभी गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है इन स्टार्टअप्स को, गवर्नमेंट बहुत बड़े लेवल पे मार्केट करती है स्टार्टअप इंडिया, इकोसिस्टम इंडिया इज इन थर्ड इको लार्जेस्ट। तो गवर्नमेंट सिर्फ जो अभी मुझे कहीं ना कहीं लगता है एवरी बिजनेसेस जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके पीछे जो फेसेस हैं वो शायद नहीं आते पर उनका ब्रांड नेम आता है। बट कभी ना कहीं गवर्नमेंट सारे जिसके हार्डवर्क है, जो बिजनेस के पीछे जो ओनर्स है, फाउंडर्स है, इन्वेस्टर्स है, उनका जो हार्डवर्क है उनको सिर्फ यूज कर रही है क्या सच में गवर्नमेंट की पॉलिसीज काम कर रहे हैं उनके लिए भी? दिस इज लाइक गिव एंड टेक, या सिर्फ जैसे अभी देखो पहले भी बिजनेसेस थे, उन्होंने भी खुद के दम पे सब खड़ा किया है, सिर्फ उनकी बातें नहीं होती थी, आज बातें हो रही हैं। हाँ, सो गवर्नमेंट भी उस चीज़ का यूज कर रही है कि सच में गवर्नमेंट के पॉलिसीज उनके लिए हेल्पफुल है। गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज हेल्पफुल है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। सो गवर्नमेंट का जो स्टार्टअप का डेफिनेशन है वो बहुत ब्रॉड है। आप उनके लिए अगर कोई राजस्थान में जयपुर के पास किसी गांव में अगर कोई लेडी हैंडबैग्स बना के बेच रही है तो उसके लिए वो भी स्टार्टअप है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने जो फंडिंग की है उसको उनको पॉलिसीज ऐसे डिज़ाइन करनी पड़ती हैं कि छोटे से छोटे लेवल का आदमी को भी इसको बेनिफिट हो और बड़े लेवल के लोगों को भी हो। सी अंडरस्टैंड दिस, पॉलिसीज आर मेड फॉर पीपल दोज हु आर डिप्राइव्ड ऑफ थिंग्स, जिनको चीज़ें नहीं मिलती है। फॉर एग्जांपल समवन हु इज फ्रॉम IIT बॉम्बे और फ्रॉम एनी ऑफ टॉप कॉलेजेस, उनके लिए एक्सेस टू कैपिटल कितना ईजी है। इफ दे हैव एन बिजनेस आइडिया, उनके खुद के कॉलेज से पढ़े हुए जो उनके एल्यूमनाइज है वही उनको पहला सीड राउंड में फंडिंग कर देंगे। सो उनके लिए पैसे मिलना आसान है। तो तुम सोचो करके कोई अगर उड़ीसा में कहीं कोई एक स्पेशल आर्ट है उसको बना के कोई अगर फैमिली बना रही है और वो खुद का बिजनेस बनाना चाहती है, उनको प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा? उनको प्लेटफॉर्म मिलने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप देखोगे 2 लाख रुपए गवर्नमेंट, एक एग्जाम्पल, ग्रांट्स दे रही है या कुछ भी दे रही है। अगर किसी को बहुत बड़ा आइडिया बनाना है या बड़ा बिजनेस बनाना है, उसको 2 लाख रुपए कहीं भी नहीं अटकेंगे। मतलब वो पहला इंजीनियर हायर करेगा, वही 2 लाख रुपए महीना का सैलरी ले लेगा। तो आप कहोगे कि क्या ये 2 लाख रुपए जो गवर्नमेंट दे रही है फायदे में है क्या? तो समवन हु इज बिल्डिंग अ टेक स्टार्टअप प्रोबब्ली उसकी कोई काम करनी है, बट समवन हु इज बिल्डिंग एज स्मॉल एज बिजनेस की जो हैंडबैग्स या कोई पाउच, वॉलेट कुछ भी बना के दे रहा है, उसके लिए वो 2 लाख रॉ मटेरियल का कॉस्ट बन जाता है। तो इट इज इम्पैक्टफुल बट टू अ वेरी स्मॉल, मतलब टू अ लार्जर ऑडियंस, बट जिनकी बातें हम नहीं सुनते हैं, नहीं जानते। तो मुझे ऐसा लगता है कि इम्पैक्ट आ रहा है, बट उस जगह पे आ रहा है जो बहुत पीछे। अगर वो ऊपर आ जाते हैं देन यू वुड बी अमेज्ड टू सी कि इंडिया कितना ग्रो करता है। ओके, सो दिस इज द वन मोर थिंग दैट गवर्नमेंट हैज ब्रॉट अ चेंज, लाइक डिजिटल इंडिया जैसे। जैसे अभी मैंने भी ये सारी लाइनें सुनी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑल मिनिस्टर्स के मुंह से कि वो लोग ने छोटे छोटे सब्जी वाले को भी एक स्टार्टअप और एक बिजनेसमैन बना दिया है। कि उनके गूगल पे एक संसद में एक डायलॉग बोला था कि डिजिटल और ये सब कैसे होगा इनके पास, कि क्या मोबाइल लेके घूमते हैं क्या। बट दिस हैज ब्रॉट अ बिगर चेंज, और कितने बड़े लेवल पे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, और आज इंटरनेशनली भी UPI को लिया जा रहा है। सो दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर द गवर्नमेंट, मुझे तो लगता है। एग्जैक्टली। सो अभी इसी पे मैं थोड़ा आगे जाता हूँ कि अगर फाउंडर्स को, अगर किसी यंग इंसान को बिजनेस स्टार्ट करना होगा तो उसको जो फंडिंग होता है, जो फंडिंग प्रोसेस है, जो फंडिंग चीज़ें हैं, वो एक सिस्टमैटिक में पता नहीं है। जैसे अभी मुझे भी
मेरे जैसे यूथ को पता नहीं होगा कि अगर मेरे पास आइडिया है हाँ पर मैं कहाँ से इन्वेस्टर ढूंढूं या मैं कैसे मेरा बिजनेस फॉर्म करने के लिए वो सारे मेथड्स क्या है. अभी वेंचर कैपिटल हो गया, ये सब बहुत सारे बड़े बड़े नाम है जो हमें इनके डेप्थ चीज़ें पता नहीं होती. सो यू कैन एक्सप्लेन इट इन अ वेरी डिटेल्ड वे कि कैसे होता है. श्योर. बहुत सिंपल है. आपको इतना समझना आना चाहिए कि खाली सबसे पहले यू शुड बी क्लियर अबाउट व्हाट आर यू बिल्डिंग या व्हाट प्रॉब्लम आर यू सॉल्विंग, कि आप क्या बना रहे हो. अगर आप वेदर इट कुड बी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फिजिकल प्रोडक्ट, कुछ भी हो सकता है दुनिया में, D2C ब्रांड हो सकता है, कुछ भी. आपको पता होना चाहिए कि मैं बना क्या रहा हूँ. आपके पास जो भी आपने बनाया उसका पहले प्रोटोटाइप बनाओ. प्रोटोटाइप मतलब उसका एक छोटा सा रूप, which is not the most finished product, but it is good enough for people to use it to start with, जिसको हम स्टार्टअप में स्केटबोर्ड मेथोडोलॉजी बोलते हैं. ठीक है. तो किसी ने कहा करके मुझे कार चाहिए, तो आप कहते हो कि कार नहीं चाहिए आपको, आपको क्या करना है. देन यू आस्क देम कि मुझे पॉइंट ए से पॉइंट भी जाना है, तो पॉइंट ए से पॉइंट भी जाने के लिए कार चाहिए. तो इनिशियली डायरेक्टली उसको कार नहीं देते हो, पहले आप उसको स्केटबोर्ड देते हो कि तुम स्केटबोर्ड से जाओ. तो बोलता है कि मैं स्केटबोर्ड से पहुंच जाऊंगा, बट स्केटबोर्ड में बम्पर्स भी आते हैं, बैलेंस नहीं होता है, हम 4 लोगों को जाना है, 2 लोगों को जाना है, तो तब तो उसको बोलते हैं ठीक है साइकिल ले ले. फिर बोलते हैं साइकिल तो होता है लेकिन बरसात में साइकिल नहीं चला सकते, ऊपर छत चाहिए, तो तब उसको तुम कार बनाते हो. तुम डे 1 पे कभी भी कार नहीं बनाते हो, स्केटबोर्ड बनाते हो. तो ऐसे ही शुरू में आप उसे प्रोटोटाइप बनाओ जो स्केटबोर्ड है उसमें भी टायर, वो भी A to B जाता है, थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ऐसा कुछ बनाओ. ये बनाने के बाद में आप यूजर से फीडबैक लो कि ये प्रोडक्ट चल रहा है कि नहीं, पसंद आ रहा है कि नहीं लोगों को. अभी तक इसमें फंडिंग कहीं भी नहीं आई है, फंडिंग अब आएगी. जब आप प्रोटोटाइप बना के ये प्रूव कर देते हो कि जो मैं बना रहा हूँ ये बहुत अच्छा है, फिर इसको आप कुछ ऐसे स्मार्ट लोगों के पास जाओ जो इस बिजनेस को या इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को समझते हैं, और उनको बोलो कि यार मैं ये चीज़ बना रहा हूँ. एग्जाम्पल, आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो आप बोलो कि यार ये मैंने एक API बनाई है, या ये मेरा एक टूल है, या ये मेरा एक प्लेटफॉर्म है जो ये प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करता है. कुछ भी हो सकता है. वो जो इंडस्ट्री का होगा ना वो तुरंत समझ जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, कि आपके आइडिया में दम है कि नहीं. ये लोग HNIs हैं जिनके पास में कुछ पैसे हैं, जो खुद स्टार्टअप नहीं बिल्ड कर सकते, बट कोई अगर बिल्ड कर रहा है तो उसको फंड करने के लिए रेडी रहते हैं. ऐसे लोग आपको इनिशियल पैसे देंगे. ये फरिश्ते होते हैं, इसीलिए हमें एंजल्स कहते हैं. ओके. ये होते हैं एंजल इन्वेस्टर. ये सबसे पहले आते हैं. एंजल इन्वेस्टर आता है, ये आपके ऊपर बैठ ले रहे हैं, आपके आइडिया पे बैठ ले रहे हैं. कभी कभी आइडिया पे भी नहीं उनको पता कि नहीं आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे, नहीं पता, बट उनको थोड़ा बहुत आइडिया है कि जो आप बना रहे हो इसमें दम तो है. ये लोग होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स. एंजल इन्वेस्टर से जो पैसे लेते हो, जो कि एग्जांपल आपने 10 एंजल इन्वेस्टर ढूंढे और एक एंजल इन्वेस्टर ऑन एन एवरेज 5 से 10 लाख का चेक काटता है, तो आपका पहला 1 करोड़ की फंडिंग हो गई. ओके. अब ये 10 लोगों को कन्विंस करना इज ऑल्सो अ टास्क. यहाँ आपकी रियल टेस्ट होगा कि क्या आप जो बना रहे हो उसमें दम है कि नहीं. अगर आपको इंडस्ट्री के लोग पैसे नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आप सिर्फ एक कोई सपना है उसको चेस कर रहे हो, आप बिल्ड कुछ नहीं कर रहे हो. ओके. फिर अगर ये लोग आपको पैसे देते हैं, वो पैसा आप बिजनेस में लगाते हो, उससे और कस्टमर्स लाते हो, और फीडबैक लाते हो, और अपने आप को प्रूव करते हो कि देखो आपने हमें 1 करोड़ दिया, 10-10 लाख मिलके 10 लोगों ने, ये 1 करोड़ से हमने जो बिजनेस बनाया, ये बिजनेस अब मैं वापस अगर मुझे 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ मिल जाए, 20 करोड़ मिल जाए, तो मैं इस बिजनेस को 20 टाइम्स बना सकता हूँ. तो एंजल बोलेंगे हमारे पास तो पैसे है नहीं, हमारे पास जो थे हमने दे दिए. कुछ एंजल होंगे तो वो दे भी देंगे, बट फिर वो आपको मिलाएंगे वेंचर कैपिटलिस्ट से जो बड़े इन्वेस्टमेंट्स करते हैं. कुछ ऐसी कंपनीज हैं या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, ऐसे फंड हाउसेस हैं जो बोलते हैं करके हम एक साथ 50-50 लाख का चेक काटते हैं, 2 करोड़ का फंड करते हैं, 5 करोड़ का फंड करते हैं. अब अगर आपको 50 करोड़ चाहिए तो विच इज 50 करोड़ इनटू सच 4-5 पीपल मिलके, ये आप 5 करोड़ ऐसे 4-5 लोग मिलके 20 करोड़ का फंड देते हैं. ओके. फिर आप उनसे पैसे लेते हो, फिर दोबारा अपने आप को प्रूव करते हो. ये साइकिल चलता रहता है जब तक आप बिजनेस को एक लेवल पे लेके जाते हो. ये सब आपकी कंपनी में इन्वेस्टर्स बन जाते हैं. फिर एक दिन जनता को भी भरोसा हो जाता है कि यार ये बिजनेस बहुत अच्छा बन रहा है. तब कंपनी का आता है IPO, विच इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसकी बहुत अभी क्रेज चल रहा है. तो IPO जब आएगा मार्केट में, उस समय ये जो पुराने इन्वेस्टर्स है इनको एग्जिट मिलेगा. इनको बीच में भी एग्जिट मिल सकता है, लेकिन एंड में जनरली कुछ बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्होंने जो शुरू में आप पे भरोसा किया था, जो पैसा लगाया था, वो लेके अब वो निकल जाते हैं और नए इन्वेस्टर्स मतलब रिटेल लोग आ जाते हैं. Okay, so IPO kit is like कुछ
पर्टिकुलर अमाउंट तक हमारा जो सेल्स होता है वो जाना चाहिए, ऐसा कोई नंबर होता है? हाँ, ऐसे दो हैं, आप दो जगह पे लिस्ट कर सकते हो। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। इंडिया में आप दो जगह लिस्ट कर सकते हो, या तो आप BSE और NSE दोनों के SME यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का एक्सचेंज है, या तो उस पर लिस्ट कर सकते हो। अगर उनके कुछ थ्रेशोल्ड्स है, अगर आपने वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया तो आप मेन बोर्ड एक्सचेंज मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर सकते हो। Okay. अगर वो थ्रेशोल्ड से नीचे है तो फिर SME का एक्सचेंज होता है, उस पर लिस्ट करते हो। ओके, सो अभी MSME की हम बात करते हैं, तो MSME इज लाइक गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेते हैं, मतलब दैट इज अ सेक्टर, राइट? कि वो स्मॉल बिजनेसेस के लिए। तो उसमें अगर आपको पता है कोई ऐसी पॉलिसीज जो गवर्नमेंट ने लाई है विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अ स्मॉल बिजनेसमैन हु इज थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग, so you have any idea of any good policy which is really helping businessmen? See, frankly, I don't track so much policies. मेरे को इतना ज़्यादा बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि these policies are helpful to very different section of society and मतलब मुझे हमेशा से ऐसा फील आता है कि तुम्हें खुद से ही करना पड़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट तुम्हें एक लेवल तक इनिशियल सपोर्ट कर सकती है। जैसे इफ यू आर बिल्डिंग बिजनेस, तो आई ऑलवेज से दिस टू माय टीम कि कभी भी गवर्नमेंट और भगवान ये दो के भरोसे मत बैठो, Okay, क्योंकि वो तुम्हारे भरोसे बैठे हैं। great. गवर्नमेंट तुम्हारे टैक्स के भरोसे बैठी है कि तुम कमाओगे और उनको टैक्स भरोगे। तुम गवर्नमेंट के अगर भरोसे बैठे रहोगे कि यार ये मुझे इनिशियल फंड करेंगे, ये करेंगे, यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ। सी, इंडिया इज अ वेरी डिफरेंट कंट्री। यहाँ पे सबको खुद का भला खुद ही करना पड़ता है। Okay. सो गवर्नमेंट का एक पुश हो सकता है, बट इट कैन टेक यू टू अ वेरी नेक्स्ट लेवल, मतलब खुद से करना पड़ेगा। Nice. So अभी इंडियन इकोनॉमी की बातें भी बहुत चल रही कि वी आर नाउ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये हमारे सारे बिजनेसमैन की वजह से हुआ है कि दिस इज अ कोलैबोरेटिव थिंग। सो व्हाट योर कॉल, मतलब आपको क्या लगता है कि इंडिया का ग्रोथ किस तरफ जा रहा है? इट इज रियली इन अ पॉजिटिव वे कि जो GDP सेक्शन जब से शुरू हुआ that is been the reason that we are getting to this 5th largest, because we were 11th when the new government came in 2014. We were 11th, और 11th से सिर्फ 9 साल में 5वीं बनना, it's like a very difficult task. So how did it happen? Okay, great question. But इसको ना देखने के लिए there are 3 angles to this. One is that हम अच्छा कर रहे हैं, हमारे दूसरे जो पड़ोसी हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, Okay. एंड हम अच्छा कर रहे हैं ये भी 2 रीजंस की वजह से कर रहे हैं। सो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनी गवर्नमेंट वेदर रूलिंग और अगेंस्ट। जो बिजनेसमैन होता है ही हैज टू बी एग्नोस्टिक, उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि एट द एंड यू हैव टू डू योर ओन बिजनेस। गवर्नमेंट का इम्पैक्ट होता है बट तुम्हें खुद से खुद ही करना है। तो आई बिलीव हियर कि हमारे जो दूसरे काउंटर पार्ट्स कंट्रीज हैं, तो इफ यू सी द 11th और 11th से 5th के बीच में जो कंट्रीज थी जिनको इंडिया ने पीछे छोड़ा, उन कंट्रीज में खुद के लेवल पे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो एग्जाम्पल आप यूके देखो, अब यूके का इन्फ्लेशन देखो, यू वुड गेट एन आंसर कि 2 साल पहले व्हेन वी हैड आवर कंपनीज हेडक्वार्टर्स इन लंदन, तो हमें ग्राउंड लेवल पे पता चलता था कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। गैस वहाँ पे इतनी महंगी हो रही है, लोगों के पास में फ्यूल नहीं है, लोग जॉब छोड़ के अपनी अपनी कंट्रीज में जा रहे हैं, तो फिर रशिया यूक्रेन वॉर, तो ऐसे सारी दूसरी कंट्रीज जो हैं उनका ग्रोथ में फॉल आ रहा है। यहाँ पे इंडिया का ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स। वन, गवर्नमेंट पॉलिसीज विच इज़ फेवरिंग दी कॉर्पोरेट स्टार्टअप्स एंड बिजनेस का पूरा सेटअप, एंड इक्वली इंडिया इज अ वेरी एंटरप्रेन्योरियल कंट्री। मतलब यहाँ पे आप देखोगे भेलपूरी बनाने वाला बेचने वाला है, वो उसमें भी एक एंटरप्रेन्योरशिप की झील है। जो रोड पे सामान बेच रहे हैं वो हर 15-15 दिन में अपना पूरा इन्वेंट्री और SKU बदलते रहते हैं। मतलब इतना ज़्यादा डाइवर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब 15 अगस्त के 2 दिन पहले आप रोड पे निकल जाओ, जितने भी मतलब छोटे मोटे सामान बेचने वाले सबके पास झंडे मिल जाएंगे, पहुंच जाएंगे। सो इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है, हर किसी में वो स्पिरिट है एंटरप्रेन्योरशिप की। भूख भी बहुत है, इंडिया इज़ वेरी हंग्री फॉर ग्रोथ पीपल। सबको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत बड़ा बनना है, बहुत बड़ा करना है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। यू गो टू कंट्रीज लाइक स्कैंडिनेविया, वहाँ पे लोग बहुत चिल्ड है। उनको ये कि यार गवर्नमेंट हमारी सारी चीज़ें का ध्यान रखती है और हमें कुछ नहीं स्ट्रेस लेना है।
तो उनके बिजनेसेस भी बहुत ही स्ट्रेट ऐसे सिंपल ग्रो करते हैं। इंडिया में यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं, अदानी जैसे फर्स्ट जनरेशन से आए हैं और वो दुनिया के टॉप 10 में पहुंच गए, कैसे भी पहुंचे हो, वो उसकी हम चर्चा यहाँ नहीं कर रहे, बट इतना बड़ा ग्रोथ करने का भी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, दैट्स बिकॉज ये कंट्री का डायनेमिक्स ही ऐसा है, दुनिया का सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन यहाँ पे है। आप कुछ भी नए जमाने का ब्रांड बनाओ, यहाँ चल जाएगा। यहाँ पे 1000 रुपये का शर्ट खरीदने वाले भी लोग हैं, 5000 वाले भी हैं, 10,000 वाले भी हैं। तो हर सेक्शन में इतना ज़्यादा बिजनेस है, गवर्नमेंट के साइड से भी बहुत ज़्यादा फेवरिज्म है, और एक इकोसिस्टम, तीसरी चीज़ जो मैं बता रहा था, इकोसिस्टम इतना अच्छा हो गया है, आज पैसे लेना कितना आसान है। जस्ट थिंक अबाउट पेइंग फ्रॉम यूपीआई। अगर मैं आपको 5 साल पहले बोलता था करके हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, तो आप बोलते थे कि ना पॉसिबल ही नहीं है। जो आदमी सिंह चना बेच रहा है उसके पास कहाँ से फ़ोन आएगा, उसको कोड QR कोड कौन ले जाके देगा, और मेरे पास कहाँ पैसे हैं। तो जो लोग ब्लैक में कमा रहे थे वो भी अभी यूपीआई से वाइट में पेमेंट कर रहे हैं। वाइट नहीं पेमेंट। तो ये पूरा इकोसिस्टम जिस तरीके से बिल्ड हुआ ना, इसमें क्या सब कुछ गवर्नमेंट ने किया? नहीं, जरा स्टार्टअप्स जो हैव डन दैट। NPCI जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी किया, और गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है। तो इस पूरा जो ये इकोसिस्टम बन गया है, ये इकोसिस्टम ने हमें ऊपर लेके गया, और अब इस इकोसिस्टम के ऊपर कुछ भी बनाना बहुत आसान है। जैसे एग्जांपल, यूट्यूब और इंस्टाग्राम में 2 कंपनीज ही है, बट इन दोनों कंपनीज ने की वजह से और हमारे सोशल मीडिया देखने की आदत की वजह से पूरा क्रिएटर इकोसिस्टम बन गया है। आज से आप 5 साल पहले अगर किसी को बोलते थे कि भाई मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो वो बोलता है करके गेट अ सीरियस जॉब या कुछ कर लो ऐसा जिंदगी में। आज सबको लगता है करके नहीं यार, इसमें करियर बनाया जा सकता है। तो ये इकोसिस्टम कैसे बिल्ड हुआ? इससे पहले आपको अगर कैमरास चाहिए अच्छे क्वालिटी के, बहुत मुश्किल से आपको माइक स्पेशली, कैमरा तो मिल भी जाते थे पहले। आज माइक आप देख लो, द ब्रांड्स आर ऑल ओवर। आपको एडिटर्स मिल जाएंगे बहुत सारे। पहले सिर्फ 2 ही तरीके की एडिटिंग होती थी, पिक्चरों की एडिटिंग और शादी की फिल्म की एडिटिंग ही, इसके अलावा एडिटर कुछ नहीं करते थे। बट आज आपको मिलेंगे, मैं रील स्पेशलिस्ट हूँ एडिटर में, मैं पॉडकास्ट एडिट करता हूँ खाली। ये पूरा इकोसिस्टम बिल्ड हुआ। तो अगर किसी भी कंट्री या इकोनॉमी को ऊपर जाना है तो गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, स्टार्टअप का सपोर्ट चाहिए, इकोसिस्टम ऐसा बिल्ड हो जाना चाहिए, और मतलब लोगों का ऐसा हंगर फॉर ग्रोथ होना चाहिए। ये तीनों जब मिलते देन यू बिकम अनस्टॉपेबल। ग्रेट। एंड अभी तो आप 5वां देख रहे हो, इन नेक्स्ट 5 years विल बी टॉप 3 इकोनॉमीज। वाओ। और वेरी इजीली, मतलब आई वोंट बी सरप्राइज्ड, पूरी दुनिया में इन्वेस्टर्स को पैसा डालना है तो वो कहाँ डालेगा? थिंक अबाउट एन FII, उसके पास में बहुत पैसा है, उसको पता है चाइना इज ग्रोइंग एट अ लीनियर स्पेस, बाकी कंट्रीज में खुद की प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे यूथ के पास इतना पैसा है और दे आर सो हंग्री कि अगर हम यहाँ अपने फंड कर दिया ना, आई वोंट बी सरप्राइज्ड विल हैव 2, 3, 4 years वेयर इंडिया वुड ग्रो GDP एट डबल डिजिट। मतलब 10-12% हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, और 12% इकोनॉमी के ग्रो करने का मतलब है 4 साल में डबल। मतलब अगर हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे तो हम 6 ट्रिलियन के हो जाएंगे इन 4 years। अब वो 4 years कौन से होंगे? उन 4 years में आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो, आपने कौन से स्टॉक मार्केट में कहाँ पैसे लगाया है, दैट वुड जस्ट चेंज द गेम। सो आप ही के पॉइंट से मुझे एक क्लिक हुआ कि जो आपने कहा कि जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जैसे कि चना वाला, सब्जी वाले, ये सब छोटे छोटे जो है, इन्हें आज इकोसिस्टम में जो हमारी ग्रोथ हुई है, 5th लार्जेस्ट अपना फाइनेंस में अपन बने हैं, अर्थव्यवस्था, सो उसमें इनका भी आज योगदान है, इन्हें भी आज कंसीडर किया जा रहा है। सो पहले नहीं किया जाता था, तो पहले क्यों इन्हें बाहर रखा गया कि ये लोग को कंसीडर किया जाता था? मतलब why before they were not been taken name and today they are been a very strong pillar of the growth? मुझे ऐसा लगता है ना कि companies have understood the importance of this. So example, for a company like Paytm or any payment gateway company, they've understood कि अगर हम अपने रिटेलर्स को, इन छोटे लोगों को अगर हम इनेबल नहीं करेंगे तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो यू सी एनी ऑफ दीज बिग कंपनीज, टॉप 10 स्टार्टअप्स जो भी इंडिया में बनी है, दे ऑल हैव इनेबल्ड द लास्ट माइल पीपल। जैसे ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो, सब देख लो आप, Amazon फॉर डिलीवरी, इवन Amazon फॉर सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। तो इन्होंने क्या किया, दो तरीके से आप बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। या तो आप खुद से सब कुछ बिल्ड करो, जैसे एग्जांपल ज़ीरोधा ने किया, खुद से करो सब कुछ। दूसरा है कि आप बने हुए बिजनेसेस के ऊपर अपना बिजनेस बनाओ। आप जैसे एग्जांपल गूगल पे देख लो,
तो क्या हम पैसे लेन देन नहीं कर देते? ज़मानों से करते हुए आ रहे हैं, राइट? गूगल ने खाली उस गूगल पे ने उसके ऊपर एक लेयर डाल दिया टेक्नोलॉजी का। तो बने हुए बिजनेसेस के ऊपर अपना बिजनेस बनाओ। सेम वे फॉर क्या रेस्टोरेंट वाले पहले एक साइकिल रखते थे, उसके पीछे लोग खाना रख के डिलीवर करते थे। ऐसे हमेशा से होता हुआ आ रहा था अपने ही आसपास के एरिया में। स्विगी जोमेटो ने उसको सिर्फ टेक में एनेबल कर दिया, तो उनको पता है कि एग्जिस्टिंग ये लोग बिजनेस कर ही रहे हैं, अगर हम इनको और एनेबल कर दें। रेजर पे लोग बिजनेस ऑलरेडी पेमेंट ले रहे थे, बट अब इनका पेमेंट लेने का तरीका हम और अच्छा बना देंगे। अमेजोन पे लोग पहले अपने एरिया में सामान बेचते थे, अमेजोन ने उसका लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया कि अब कोयम्बतूर का आदमी भी जयपुर के या कश्मीर के रग्स चाहिए तो मंगा सकता है। तो अब ये टेक्नोलॉजी, ये कंपनीज की हम इसलिए चर्चा, इन लोगों को की चर्चा इसलिए इतना सुनते हैं बिकॉज व्हाट दीस गाइस हैव डन इज कि इसके ऊपर उन्होंने एक लेयर बना दिया और वो लेयर इनका बिजनेस बन गया है। इस वजह से इतना इंक्लूजन आ गया है कि सबको साथ लेके चलने की बात हो रही है। ग्रेट। सो अभी एक सवाल हर इंडियन, हर मिडिल क्लास आदमी के जहन में है कि जो हर चीज़ प्राइवेटाइज हो रही है, मतलब ये एक लाइक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो सकता है, बट ये क्वेश्चन, ये सवाल हर इंसान के मन में है कि क्या गवर्नमेंट हर चीज़ प्राइवेटाइज कर रही है, ये बेनिफिशियल है इंडिया के लिए, या इन अ लॉन्गर टर्म इट इज़ गोइंग टू बी अफेक्टिंग समवेयर? ये जो मिडिल क्लास या जो बहुत लोअर क्लास है उनके लिए बहुत इफेक्ट होने वाली है, तब किस तरह से आप देखते हो? बिकॉज दिस इज लाइक अ वेरी बिग कंसर्न फॉर एवरी इंडियन राइट नाउ। आई कैन अंडरस्टैंड। इसमें आपको ऐसे देखना चाहिए, पहले हिस्ट्री में जाके देखना चाहिए कि हाउ डिड वी चूज टू बिकम इकोनॉमी दैट वी आर राइट नाउ। सो इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब हमारे यहाँ कुछ चीज़ें प्राइवेट है, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट की है। अगर आप ना यूएसएसआर देखो, आज से 60 साल पहले का जो रशिया है अभी का, वो पूरा ही सोशलिस्ट था। आप यूएस देखो, वो पूरा ही कैपिटलिस्ट था। इंडिया में हमेशा से आदत थी कि दोनों को मिक्स करके बनाते हैं अपन, दोनों को अच्छा करके, थोड़ा सोशलिस्ट भी रखेंगे, थोड़ा कैपिटलिस्ट भी रखेंगे। ये एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्टरी है बहुत। आप सोचो करके, गवर्नमेंट की भी एक इंश्योरेंस कंपनी है, तुम्हारी भी एक इंश्योरेंस कंपनी है, और तुम दोनों कम्पीट कर रहे हो। अब सेम वे आप सारी इंडस्ट्रीज में देख लो, गवर्नमेंट की भी बसें चलती है, प्राइवेट लोगों की भी बसें चलती है। अब क्योंकि गवर्नमेंट की बसें भी लोग चलाते हैं, इंसान ही चलाएंगे ऑब्वियसली, गवर्नमेंट भी इंसानों से ही बनती है, उसका क्वालिटी सब कुछ डिग्रेड होता जाता है। और यहाँ पे प्राइवेट का क्वालिटी और उसका लेवल अच्छा होता जाता है। अब क्योंकि प्राइवेट का लेवल अच्छा है और जो पैसे अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग इस तरफ मूव करना चालू कर देते हैं। अब जैसे जैसे तुम्हारी इकोनॉमी बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा बढ़ेगा, दे विल शिफ्ट टू समथिंग बेटर। ठीक है, तो एग्जाम्पल ट्रेन हैं, जब तक सरकार ट्रेन चला रही है तब तक ट्रेन कैसी हैं तुम्हारी कि गंदगी है, टूट रहा है, फूट रहा है, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। अब उसकी जगह पे, अब तक तो प्राइवेटाइज हुआ नहीं है, लेकिन उसी की जगह अगर आप वंदे भारत में बैठे हो तो आपने देखा होगा वंदे भारत इज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। अब इट इज रन बाय IRCTC एंड दैट्स अ वेरी अदर थिंग, बट द एक्सपीरियंस इज डिफरेंट। अब उसी की जगह बुलेट ट्रेन आ जाएगी तो द एक्सपीरियंस इज वेरी डिफरेंट। तो ये प्राइवेटाइज करने से क्या हो रहा है, पहली बात तो गवर्नमेंट दोनों में से कोई एक ही तरीके से जी सकती है, मुझे ऐसा लगता है। ये दोनों साथ में नहीं चल सकते हैं, वेरी डिफिकल्ट। और साथ चलते तो हिस्टोरिकली बहुत झोल हुए हैं कि मतलब अबाउट नॉट स्कैम्स, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट लोग गूगल कर देंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट कंपनीज को का शोषण कैसे करती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी, इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जो आज बड़ी हुई है वो भविष्य में, मतलब पास्ट में यही किया है। अच्छा, तो और सारी कंपनियां आप जो खत्म हो गई है, आप नाम उठा के देख लो, MTNL खत्म हो गई, MTNL BSNL दोनों, उसकी जगह पे प्राइवेट कंपनीज की सर्विस ज़्यादा अच्छी थी, बराबर। तो कस्टमर बाय डिफॉल्ट वहाँ चलेगा। अब वो खराब कैसे हुई, इंटरनल में क्या प्रॉब्लम था, वो आप गूगल कर लेना, स्टडी करना, आपको अंदर की कहानियाँ कोई बताएगा। बट गवर्नमेंट कंपनीज नहीं चल रही थी अच्छे से। अब कितने समय तक गवर्नमेंट उनको लॉस में लेके चलेगी, सो दे हैव टू सेल ऑफ समडे। तो उनके लाइसेंस या उनका काम करने का तरीका, गवर्नमेंट को लगता है कि इसको अगर हम प्राइवेट को बेच देंगे तो अच्छी चलने लगेगी। सिंपल सी बात है, आप घर के अंदर कभी भी कचरा नहीं फेंकोगे, लेकिन आपके घर के बाहर से सड़क आती है, वहाँ पे आदमी कचरा फेंक देता है बाहर, क्योंकि उसको अपना घर साफ रहना चाहिए। वैसे ही जो गवर्नमेंट की कंपनीज है, वो लोगों को लगता है कि ये पराई है, तो उनको खत्म कर देते हैं, खराब कर देते हैं।
वर्सेस अगर उनकी खुद की कंपनी होती है उसको वो बहुत बढ़िया तरीके से चलाते हैं। एयरपोर्ट जब से प्राइवेटाइज्ड हुए तब से बहुत अलग उनका लुक एंड फील हो गया। वर्सेस जब तक वो गवर्नमेंट के थे तब तक, या तो एयर इंडिया ले लो, बिकॉज यू टॉकिंग एयर, अगर आपने एयर इंडिया ड्यूरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टाइम पे ट्रैवल किया है एंड ड्यूरिंग टाटास के टेक ओवर के बाद क्या, एक्सपीरियंस इज डिफरेंट, इट इज बिकमिंग डिफरेंट। तो प्राइवेटाइज होगा सब कुछ, आप रोक नहीं पाओगे कोई भी चीज़। वन थिंग, प्राइवेटाइज होगा तो ये कंपनी बचेंगी सारी, नहीं तो ये खत्म हो जाएंगी। अब लास्ट सवाल कि जो मिडिल क्लास आदमी है या लोअर मिडिल क्लास है उसको लगता है कि हमारे साथ में गलत हो रहा है क्योंकि सारी चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी, सब कुछ तो प्राइवेट ही लोग ओन करेंगे, फिर उनको जो चाहिए वो पैसे हमसे चार्ज करेंगे। तो कैपिटलिज्म ऐसे ही चलता है। ओके, ये सच्चाई है दुनिया की कि पूरी दुनिया में कहीं भी कैपिटलिस्ट है वो एक ही बात बताते हैं कि हमने पैसा लगाया है तो हम पैसा कमाएंगे, एज सिंपल एज दैट। या तो आप पूरे सोशलिस्ट होते या तो पूरे कैपिटलिस्ट होते। अब क्योंकि इंडिया सब कुछ कैपिटलिज्म हो रहा है तो एग्जाम्पल, अब आपने ये कॉफ़ी ली, ये बोलता है कि 500 रुपये की है, आपको पसंद है तो दो, आपको अगर नहीं पसंद है तो मत दो, एज सिंपल एज दैट। अब बोलो कि गरीब आदमी कब कॉफ़ी पी पाएगा, ऐसा तो नहीं पी पाएगा। ओके, गरीब आदमी को भी compete करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अमीर बनना पड़ेगा ताकि वो कॉफ़ी पी सके, क्योंकि पूरा कैपिटलिज्म ऐसे ही चलेगा। so the competition is going to grow in a very stronger way. It would always, and I believe कि competition होना ही चाहिए, क्योंकि तो ही you would come out with the best version of yourself. अगर competition नहीं होगा तो एक एग्जाम्पल समझो, YouTube पे रिजर्वेशन होता कि कुछ क्रिएटर्स को स्पेशल प्रिविलेज है कि वो जो भी उनके व्यूज होंगे उनको 10 टाइम्स पुश मिलेगा। आपको लगता है ये फेयर है कि अनफेयर है? बताओ। आपने पॉडकास्ट बनाया, चलो ये डाला, हाँ, नाउ आपके पॉडकास्ट को 100 व्यूज आएंगे वर्सेस समवन जिसको 10,000 व्यूज आएंगे, बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ स्पेशल कैटेगरी। ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। यू फील बैड, राइट? यू विल, मैं इतनी मेहनत की है, मेरे को क्यों कम आए? आप कम्पीट करो ना, सबको सेम अपॉर्चुनिटी दो। फिर अगर समझो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लोग मेरे पॉडकास्ट नहीं देख रहे हैं तो विच इज फाइन, पर अगर देख रहे हैं तो आई डिजर्व टू बी इन द टॉप। सीधी बात है। सो मुझे ऐसा लगता है कि कंपटीशन तो होना चाहिए। सो व्हेन यू आर सेइंग कि अभी प्राइवेट कैपिटलिज्म होने ही वाला है, सो जो ये पेंशन का जो एक फाइट है, हाँ, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स पे होता है या को जो भी इंसान सोच रहा है मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सो ये पेंशन सेक्टर है, क्योंकि कभी भी जो भी गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाता है वो हमेशा एक सिक्योरिटी की तरफ जाता है। उन्हें पता है कि यार एक 60 साल 55 के बाद मेरे को पेंशन मिलने वाली है, मैं सुखी रहने वाला हूँ। बराबर। सो ये उनका मेंटालिटी होता है हमेशा। सो ये पेंशन जो चीज़ है ये इंडिया के लिए, इंडिया के ग्रोथ के लिए सच में अच्छा है कि इट इज़ गोइंग टू बी अ बर्डन ऑन इंडिया? वेरी डिफिकल्ट टू आंसर, बिकॉज मैक्रो लेवल पे मैं नहीं बता सकता हूँ कि पूरे इंडिया लेवल पे इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि पेंशन होनी चाहिए, बिकॉज उन लोगों ने कंपनीज की या गवर्नमेंट की हेल्प की, सेवा की उस समय पे। बट वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कोई भी जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, आई मीन लोग बहुत मुझे क्रिटिसाइज करेंगे इस चीज़ के लिए, बट दिस इज़ व्हाट आई फील। जिसने भी जॉब की गवर्नमेंट के इसमें, उसने सेवा तो नहीं की है, सैलरी तो ली है। वो सैलरी से वो पैसे सेव भी किए होंगे, उसने खुद का घर भी सब चलाया और उस पोजीशन पे रह के अपना काम किया है। अब पेंशन की तैयारी उसको खुद को जब वो अपने यंग डेज में था तब से कर लेनी चाहिए। आप गवर्नमेंट के भरोसे नहीं रह सकते हो कि वो आपको सपोर्ट करेंगे इन अ कंट्री लाइक इंडिया। सो इस देश में इतनी सारी जनता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट के, हम बोलते ना हेल्थ केयर सर्विसेज इतने अच्छे क्यों नहीं है। आप इमेजिन करो 100 करोड़ लोगों के लिए हेल्थ केयर सर्विसेज बनाना कितना मुश्किल काम है। इसीलिए यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स ही चलेंगे। अगर आप सोचोगे कि फिर चाइना ने कैसे किया, चाइना बहुत अलग तरीके से, चाइना में हम एक दिन भी नहीं जी सकते थे, वो बहुत अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं। बट इंडिया जैसी कंट्री में आपको अपना खुद का ही ख्याल रखना पड़ेगा। So it is just one question. It is because of the democracy and their dictatorship का यही obviously Okay. democracy dictatorship because they are dictators। तो वो कल उठ के बोल सकते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना बोल दे कि ये बंद करना है तो बंद करना पड़ता है।
बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ संसद में कल बवाल हो जाएगा अगर कोई भी चीज़। फॉर एग्जाम्पल अगर LIC बोल दे करके सबको 50% प्रीमियम बढ़ जाएगा, सबका हंगामा हो जाएगा कल। 50 करोड़ लोग LIC की पॉलिसी लेते हैं, विच इज़ ह्यूज। तो हमारे देश में मुझे लगता है कि जो सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट हमारा ध्यान रखेगी या ये करेगी, पहले ये नहीं था। बट अब देखना धीरे धीरे पेंशन में सारी चीज़ें कम होने वाली है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ अ बर्डन टू द एक्सचेकर। एक्सचेकर मतलब जो सरकार का जो खजाना है उसके ऊपर ये बर्डन ही है, क्योंकि जो अभी ऐड तो नहीं कर रहे हैं इकोनॉमी में, बट उनका ध्यान रखना पड़ रहा है। रखना चाहिए, क्योंकि वो जैसे घर में बुजुर्ग होते हैं और उनका ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमारे अपने क्या कहते हैं कंपनीज के और गवर्नमेंट के सीनियर सिटीजन गुजर गए, तो इनका ध्यान रखना चाहिए। एथिकली दैट इज राइट। बट समवेयर द बिजनेसमैन हु आर पेइंग टैक्सेस, उनके लिए तो अनफेयर है ना ये। हाँ हाँ, सो ये उनके लिए अनफेयर, क्योंकि वो भी तो टैक्स भर, वो भी तो देश की सेवा कर ही रहे एक तरीके से, पर उनको कोई सिक्योरिटी नहीं है। एग्जैक्टली। आप सोचो ना, आप I meet a lot of people those who are going out of India. सबसे ज़्यादा ब्रेन ड्रेन इंडिया से ही होता है। मतलब लोग जॉब छोड़ के लोग यहाँ का फैमिली और सब छोड़ के फॉरेन में शिफ्ट हो रहे हैं। आप उनसे प्राइमरी चीज़ पूछो जो जॉब करते करते गए हैं, और मैंने बहुत लोगों से बात की, तो उनका एक स्टैंडर्ड आंसर होता है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल दोस आर अबव 1 करोड़ सैलरीज इन अ ईयर। ठीक है, तो अगर मैं 1 करोड़ रुपया कमाता हूँ ना, तो सेस के और सबके साथ में 35 से 40 करोड़ रुपए, 40 लाख रुपए मुझे गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं एज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स विद दैट आई एम ऑल्सो पेइंग GST, बिकॉज मेरा कोई बिजनेस तो है नहीं, मैं तो एंड कंज्यूमर हूँ। तो अगर मैं समझो एग्जाम्पल 18% टैक्स भरता हूँ, मेजर जो प्रोडक्ट्स मैं कंज्यूम करता हूँ वो 18% GST लगता है उनके ऊपर। तो अगर मैंने समझो एक एग्जाम्पल कोई भी नया प्रोडक्ट खरीदा, तो वो 283 रुपीज़ का होगा, टैक्स लगने के बाद मेरे को 100 रुपये का पड़ा। तो मैं तो वो 17 रुपये भी भर रहा हूँ, क्योंकि मैं आई एम द लास्ट यूज़र ऑफ द प्रोडक्ट। मैं इनकम टैक्स भी भर रहा हूँ फ्लैट मेरे इसमें से, इफेक्टिवली मैं तो 50 रुपये टैक्स ही भर रहा हूँ, वेदर आई एम स्पेंडिंग और वेदर आई एम सेविंग और एनीथिंग। इसके बाद अगर मैं उसको स्टॉक मार्केट में लगाता हूँ, तो तुम उसमें मेरे से वो पैसे ले लेते हो, कैपिटल गेन्स ले लेते हो। तो जब मैं इतना सारा टैक्स भरने के बाद भी मुझे मिल क्या रहा है? खड्डों में सड़कें, सड़कों में खड्डे। इसके बाद रोज फ्लडिंग का स्थिति हो जाता है हर मानसून में। हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है, वो सब के लिए तो मुझे ही खर्चा करना है। मुझे गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा हो रहा है बताओ? फिर मैं इस गवर्नमेंट को यहाँ टैक्स क्यों भरूँ? इसके बाद मेरे को पोल्यूशन झेलना है, ट्रैफिक झेलना है, खड्डों में ट्रैवल करना है। तो इससे अच्छा तो वाई नॉट फ्लाई टू अ कंट्री, कुड बी एनी कंट्री, जो फ्लैट 10%, 0% टाइप्स इनकम टैक्स चार्ज करती है, एंड वहाँ लाइफ बहुत अच्छी है। तो ये नंबर जैसे लोगों को समझ में आता है वो छोड़ के चले जाते हैं। तो आप जो बोल रहे हो अनफेयर हो रहा है, जिसको समझ में आ जाता है वो नहीं रुकता है यहाँ पे। ओके, एंड दैट्स अ लॉस टू द कंट्री। सो व्हाट यू फील कि अभी लाइफस्टाइल बेटर हो रही है कि स्टिल इट इज द सेम एज इट वाज? बहुत 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 ज़्यादा बेटर हो रही है और होगी। और जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे, बिजनेसेस बढ़ेंगे, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। बट थिंक ऑफ इट एंड इमेजिन कि आज से ना अब इंडिया ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। द डे वी बिकम 10 ट्रिलियन, विच इज 3 times फ्रॉम हियर, so many things would change here. You would get so many millionaires coming in, and वो लोग का जब पैसा आएगा, which could be social media influencers becoming millionaires, you could have crypto millionaires, you could have people those who have made fast money compared to others. ये लोगों का जब पैसा कंजम्पशन में वापस आएगा, तो जो लोग पीछे छूट गए हैं ना, वो बहुत पीछे छूट जाएंगे. So the divide between the rich and the poor, the rich would keep on getting more and more richer. बिकॉज उसके लिए ये 10 times वैल्यू होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में साल का 1 करोड़ रुपये बचता है, यू वुड इजीली स्पेंड 50 lakhs 80 lakhs. बट द मोमेंट यू स्टार्ट मेकिंग 10 crores, you would feel कि अब खर्चा करने के लिए और जगह ही नहीं है. मेरा वर्ल्ड टूर हो गया करके, मेरे पास सबसे महंगा फ़ोन क्या है? iPhone 1 TB 15 Pro खरीद लिया मैंने. फिर क्या करोगे? उससे ज़्यादा ऊपर कहाँ जाओगे? देन वो सब होने के बाद में आपका एक्स्ट्रा पैसा बचेगा, वो जब इन्वेस्ट करोगे या उससे जब पैसा बनाओगे,
तो और ज़्यादा पैसा बनेगा. Okay. So rich would keep on getting richer. So आप कह रहे हो कि लाइफस्टाइल अच्छी होगी. Yes, जो पैसे लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, जो पैसे बना रहा है, उसके लिए बहुत अच्छी होती जाएगी. Okay. So the one great tip would be for every Indian is competition बढ़ रहा है, मेहनत करना शुरू कर दो. Oh yes, 100%. मतलब Yes. हाँ. Don't be dependent on government or any such thing. जैसे कि भगवान भी आ गए उसमें. खुद ही मेहनत करना है. मिल जाए तो बहुत अच्छा है. So if you get something, so it's like a coupon code. कि अगर तुमने मन बना लिया कॉफी पीनी है, अगर कूपन कोड मिल गए तो बच गए, बढ़िया है. नहीं तो तुम्हें खुद ही पैसे लगाने पड़ेंगे. Okay. So one last thing, as you are a businessman, कि आपका क्या टिप होगा, बेसिक वैल्यू एक यंग एंटरप्रेन्योर के लिए, बिजनेसमैन के लिए, एक बेसिक वैल्यू अपना बिजनेस बनाने के लिए? So this is a very famous saying from the Y Combinator. They say कि build things that people want and they're ready to pay for. Okay. ऐसा बनाओ जो लोगों को चाहिए और जिसके लिए लोग पैसे देने को तैयार है. और ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है ये, बट लोग ऐसा नहीं करते हैं. कंटेंट क्रिएशन में देख लो, लोग कुछ भी बना रहे हैं, that people are not ready to see. Understand कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर भी बना रहे हो या आप किसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, सो व्हाट आर यू सॉल्विंग एंड आर पीपल रेडी टू पे फॉर इट. सो एग्जाम्पल, आपने बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया कि मैं यहाँ से लोगों को 1 घंटे में दिल्ली लेके जाऊँगा हाइपर लूप में, पर टिकट होगी उसकी 2 लाख रुपए. So you're solving a problem, but are people ready to pay for it? Probably not. Not now. Everything that I do is like what I understand. Ask myself कि build something that people want. Don't build on your assumption कि ये तो चल ही जाएगा, मैं तो बेच ही दूंगा. Most businesses fail because they are building for people जिनको वो प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं किसी को भी. आज के जो कॉन्वर्जेशन है ना, जो भी हमारी ऑडियंस है, जो भी हमारी यूथ है, उन्हें इतना सीखने मिलने वाला है, इतना वाइड पर्सपेक्टिव अबाउट वेंचर कैपिटल्स हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, बिजनेसमैन, प्राइवेटाइजेशन, हर चीज़ के बारे में बहुत मज़ा आने वाला है ये जब फाइनली अपलोड होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग राहुल. एंड जस्ट वन मोर थिंग, बार प्रिंसिपल ने आज हमें यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी एंड फूड के बारे में इतनी मदद की है. सो हाउ वाज द फूड एंड हाउ वाज द हॉस्पिटैलिटी? Amazing. I loved it. The ambience is good. Okay. And hospitality में सबसे important यही चीज़ होती है कि how you make people feel. Yeah. And they made us feel good. So Thank you so much, Bar Principal, for helping us for this wonderful podcast. And thank you so much, Rahul, for coming. And you know, as हमारी एक last line होती है हमेशा, to take India to the positive way. This is the vision of Positive Talks. Yeah. So thank you so much for coming. Discipline is an emotion. You may feel disciplined today, you may not feel disciplined tomorrow. Your discipline is such a small little muscle that it can get overwhelmed very easily if you